हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। जितने भी माय डियर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, सबको ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग को ये देखना ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज हम देखने का प्रयास करेंगे और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और ये प्रश्न अपने आप में आपके 10 नंबर से कम में कभी नहीं पूछा जाता, ठीक है। प्रश्न है आपके यूनिट नंबर 8 का MSN1 का रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर मतलब श्वसन रोग वाला जो चैप्टर है उसका जो है यह वीडियो नंबर 20वां होने वाला है। MSN1 का GNM सेकेंड ईयर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 यूनिट नंबर 8 चैप्टर का नाम रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें यहाँ पे डिटेल में लिख दिए हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इससे पहले हम लोग ब्रोंकाइटिस देखे थे, ठीक है। ब्रोंकिया में इन्फ्लामेशन, ठीक है ना, ब्रोंकियस जो होता है उसमें इन्फ्लामेशन देखे थे। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे आगे, चलिए देखते हैं। माय डियर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अस्थमा अथवा, ठीक है ना, अस्थमा अथवा दम्मा अथवा ब्रोंकियल अस्थमा क्या है। अस्थमा के कारण, लक्षण, निदान, जटिलता एवं उपचार स्पष्ट कीजिए। अस्थमा का नर्सिंग प्रबंध समझाइए। नर्सिंग प्रबंध मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि नर्सिंग प्रबंध बीमारी के हिसाब से आप लिखते हैं, ठीक है। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो पहले 4, 5 या 6 पॉइंट चुनिए कि इस बीमारी में क्या क्या चीज़ें मेन प्रॉब्लम होगा, उस पॉइंट को पहले लिख लीजिए। फिर इस पॉइंट का आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, इसका कैसे आप मैनेजमेंट करेंगे, उन सभी पॉइंटों में 4-4, 5-5 लाइनें लिखना पड़ता है, ठीक है। तो वही हमारा नर्सिंग प्रबंध हो जाता है। ऐसे आप एक एवरेज स्टूडेंट है तो डायरेक्टली आप 15-16 पॉइंट सभी का मिला के डायरेक्ट आप लिख देते हैं नर्सिंग प्रबंध में, कोई पॉइंट नहीं देते हैं। तो वह भी प्रबंध ही होता है बट वो डायरेक्ट होता है, ठीक है। वो एवरेज स्टूडेंट वैसा ही करता है। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं ब्रोंकियल अस्थमा या अस्थमा होता क्या है। आपसे कभी अस्थमा पूछ देता है, कभी ब्रोंकियल अस्थमा पूछ देता है, तो आपको घबराना नहीं है, ना आपको डरना है। ब्रोंकियल अस्थमा पूछे चाहे अस्थमा पूछे, बात वही होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ यह अस्थमा या ये दम्मा या ब्रोंकियल होता क्या है। माय डियर, अस्थमा जो होता है यह एक क्रॉनिक रोग होता है, यह एक जीर्ण रोग होता है, मतलब एक लंबे समय का बीमारी होता है, ठीक है। देखते होइएगा किसी को अगर दमा का बीमारी होता है तो देखते होइएगा बहुत दिनों से उसको जो है दमा का शिकायत रहता है, तो वह क्रॉनिक टाइप का होता है, ठीक है ना। तो अस्थमा श्वसन नली का एक ऐसा रोग है, समझिए। अस्थमा क्या है, यह एक श्वसन नली का रोग है और श्वसन नली का मतलब ब्रोंकियल अस्थमा, ठीक है ना। तो इसीलिए इसे जो है हम श्वास नली का रोग कहते हैं और इसीलिए ब्रोंकियल अस्थमा भी इसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो श्वसन वाला हमारा नली होता है उसमें सूजन हो जाता है, उसमें सिकुड़न हो जाता है। सिकुड़न होने के कारण उसका जगह जो है सांस लेने का पतला हो जाता है और उसमें म्यूकस बहुत ज़्यादा भर जाता है उस नली में, जिसके कारण जो है व्यक्ति का घरघराहट आवाज़ आता है, सांस लेने में बहुत परेशानी होती है और यही हमारा जो है अस्थमा कहलाता है, ठीक है। चलिए एक बार और देखिए। अस्थमा एक श्वसन नली का रोग है, ब्रोंकियल डिजीज है, जिसमें सांस नली मतलब श्वास नली की पेशियाँ, अब कोई भी पेशी कोई भी चीज़ बना है हमारे बॉडी में, खासकर जो नली वगैरह है वो तो पेशी का ही है, मसल्स का ही बना है। तो वह सांस की नली जो है वह पेशियाँ सिकुड़ जाती है, मतलब जो श्वास का नली है उसमें सिकुड़न आ जाता है और सिकुड़न होने के कारण उसमें जो है व्यक्ति का बहुत ज़्यादा बलगम का निर्माण जो है उसमें हो जाता है, या यूँ कहे तो उस नली में बलगम भर जाता है, जिसके कारण श्वसन मार्ग जो है अवरुद्ध हो जाता है। संकरा मतलब मोटा हो जाता है, ठीक है, फैल जाता है बलगम भरने के कारण और श्वसन मार्ग अवरुद्ध होता है और रोगी को सांस लेने में परेशानी होने लगती है और इसे ही हम लोग ब्रोंकियल अस्थमा कहते हैं। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। होता यह है कि कोई भी व्यक्ति जो दमा वाला होता है उसको तो वह श्वसन का जो है ब्रोंकियल रोग होता ही है, श्वसन नली का रोग होता ही है। साथ में उसका जो नली होता है सांस वाला, उस नली का जो मसल्स जो पेशी होता है वह सिकुड़ जाता है। अब सिकुड़ने से कोई भी चीज़ जो है छोटी पड़ जाएगी, तो वही है सिकुड़ने से इसका जो पेशी नली है श्वास नली का वह भी छोटी पड़ जाती है। अब छोटी पड़ने से उसमें जो बलगम का निर्माण होता है वह बलगम अधिक मात्रा में वहाँ पे निर्माण होने लगता है, ठीक है। अब इस बलगम निर्माण होने लगता है तो इसके कारण जो श्वसन मार्ग होता है, जो हमारा रिस्पायरेटरी वे होता है, जो नली का जो रास्ता है श्वसन का, वह अवरुद्ध हो जाता है, ठीक है। और जिसके कारण व्यक्ति का सांस लेने में परेशानी होती है और इसे ही ब्रोंकियल अस्थमा कहते हैं। जाहिर सी बातें हैं कि अगर कोई पाइप है और उससे पानी जा रहा है लेकिन हम उसमें कुछ पत्थर या कुछ चीज़ डाल देंगे, कोई चीज़ फंस जाएगा तो वह पानी को जाने में अवरुद्ध करेगा, रोक
रोकेगा, ठीक है, और जहाँ पे वह पत्थर फंसा रहेगा वहाँ पे वह संकरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही बातें श्वास नली में भी है कि जब बलगम का निर्माण हो जाएगा तो जाहिर सी बातें हैं, बलगम के निर्माण से श्वास नली जो है चौड़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, उसमें सूजन आ जाएगा और वह जो श्वसन मार्ग है वह अवरुद्ध होगा, ठीक है ना, जिससे व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी आने लगेगा और यही हमें ब्रोंकियल अस्थमा होता है, ठीक है। समझ गए चीज़ को। चलिए यहाँ पे इंग्लिश दे दिए हैं, आप लोग इंग्लिश में अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। फिगर के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं, जैसे ये हमारा ट्रेकिया है, ठीक है, यह 2 ब्रोंकिया में अलग अलग विभाजित है, ठीक है ना, 2 ब्रोंकिया में अलग अलग विभाजित है। अब 2 ब्रोंकिया में अलग अलग विभाजित है तो आपको दिखने को मिल रहा होगा कि एक ट्री, पेड़ के जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे गुच्छा है, ए वाला भाग, ठीक है, ए वाला भाग ही हमारा ब्रोंकिया है, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 2 ट्रेकिया है, 2 ट्रेकिया अलग अलग जो है ब्रोंकिया में बदल गया, ठीक है ना। अब यह ब्रोंकिया जो है अलग अलग जो है अलग अलग ब्रोंकस में बदल गया है, ठीक है ना, अलग अलग जो है ब्रोंकियाज में बदल गया है। तो ये ये देख सकते हैं पेड़ के नुमा, यहाँ पे देख सकते हैं ना, तो यही हमारा और फिमली होता यही है कि हमारा ये ट्रेकिया से जो अलग अलग 2 पार्ट में ब्रोंकिया बटा हुआ है और इसमें जो ब्रांच ये वाला शाखा देख रहे हैं यही श्वास नली होता है, यही जो है हमारा ब्रोंकियाल होता है। तो इसी में जो है क्या होता है, बहुत ज़्यादा हमारा इसी श्वास नली में क्या होता है, बलगम भर जाता है, ठीक है ना, देख सकते हैं। तो अगर यही श्वसन मार्ग हमारा होता है जिसमें हवा इसी के द्वारा जो है एल्बोली में जाता है, तो देख सकते हैं नॉर्मल होगा तो यह बिल्कुल खुला होगा, श्वसन मार्ग फ्री होगा, ठीक है, श्वास नली जो है बिल्कुल फ्रेश होगा। लेकिन अगर इसमें बलगम भर जाएगा तो इसमें संकरा हो जाता है, सूजन हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, तो यह श्वास नली मोटा हो जाता है और जगह अंदर से कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बलगम भर जाता है। तो देख सकते हैं जगह इसमें कितना ज़्यादा है, ठीक है ना, देख सकते हैं एकदम सूज गया हुआ है, एकदम छोटा सा जगह है और यहाँ पे देख सकते हैं एकदम क्लियर जगह है आने जाने का। तो यही एस्थमेटिक वाला होता है और ये नॉर्मल है, ठीक है ना। तो यही हमारा क्या है, ब्रोंकियाल है और यही ब्रोंकियाल में जो है ये प्रॉब्लम श्वसन नली में होता है। समझ गए। चलिए अब इसके कारण देखिएगा यहाँ पे क्या क्या कारण हो सकते हैं, किसी में अस्थमा होने का क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले फैमिली कारण, फैमिली हिस्ट्री होता है, पारिवारिक इतिहास। अगर आपके परिवार में कोई दमा के पेशेंट होगा तो हो सकता है आगे आपके परिवार में अगर कोई दमा के मरीज हो तो हो सकता है कि पूर्व के इतिहास, फैमिली हिस्ट्री के कारण आगे किसी को दमा हो सकता है। तो पारिवारिक इतिहास, परिवार में कैसा क्या है माहौल, ठीक है। एलर्जी, कुछ चीज़ें के एलर्जी के कारण भी होता है, जैसे कोई चीज़ के गंध से एलर्जी हो, पेड़ पौधे से एलर्जी हो, घास से एलर्जी हो, धूल मिट्टी से एलर्जी हो। तो सभी व्यक्ति को अलग अलग एलर्जी होता है, दवाइयाँ का एलर्जी होता है। तो कुछ एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण, एलर्जी रिएक्शन के कारण व्यक्ति में जो है क्या होता है कि दमा होने लगता है, श्वसन जो है घुटने लगता है व्यक्ति का, ठीक है। वायु प्रदूषण, जाहिर सी बातें हैं, तनाव, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहना, धूम्रपान करना, स्मोकिंग करना, ठीक है, तापमान में अचानक से परिवर्तन होना, ओके, कुछ दवाइयाँ के लेना जैसे एस्पिरिन, बेटा ब्लॉकर्स आदि कुछ दवाइयाँ होता है जिसके लेने के बाद जो है व्यक्ति का सांस जो है दम फूलने लगता है, तो वही दमा हो जाता है। 8वां है वायरल श्वसन मार्गीय संक्रमण, जैसे जुखाम होना, राइनाइटिस होना, कुछ यह वायरल संक्रमण है जिसके कारण श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है। कुछ व्यावसायिक रोग है, व्यावसायिक रोग में जो कंपनी से काम में होने वाले रोग होते हैं, जैसे रुई के फैक्ट्री हो गया, लोहा के फैक्ट्री, कोयला के फैक्ट्री, ठीक है ना, तो कॉटन के फैक्ट्री, तो ये सब फैक्ट्री में काम करने से भी जो है व्यक्ति को क्या होता है, अस्थमा हो सकते हैं। तो ये सब कुछ व्यावसायिक जो है काम होते हैं, ठीक है, समझ गए। तो कारण में बहुत आसान कारण है, पारिवारिक इतिहास, एलर्जी में हो सकता है कारण, वायु प्रदूषण हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहना, स्ट्रेस में रहना, तनाव में रहना, धूम्रपान, स्मोकिंग करना, तापमान में परिवर्तन होने से चीज़ें हो सकता है, कुछ दवाइयाँ जैसे एस्पिरिन, बीटा ब्लॉकर्स, इसके लेने से चीज़ें हो सकता है। वायरल संक्रमण, श्वसन मार्ग रोग, मतलब श्वसन मार्ग से संबंधित कोई वायरल रोग जैसे जुखाम होना, राइनाइटिस होना, कुछ व्यावसायिक रोग जैसे रुई धुनना, पत्थर का काम, खदान में काम करना, कोयला में काम करना, तो यह सब व्यावसायिक रोग भी अस्थमा का कारण हो सकता है। चीज़ों को समझ गए। चलिए सिम्टम्स यहाँ पे देखिएगा, लक्षण देखिएगा। तो माय डियर, लक्षण में जो होता है, पहला पॉइंट यहाँ पे देखिएगा,
सांस लेने में परेशानी, सांस लेने में परेशानी मतलब डिस्पोनिया, सांस लेने में कष्ट होगा। लक्षण जब जानिए किसी को अस्थमा होगा, अब अस्थमा के बारे में आप जानते हैं तो लक्षण ऑटोमेटिक उससे आप लिखने लगेंगे, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि अस्थमा में दम फूलने लगेगा, श्वसन जो है कम जाएगा, ठीक है ना। व्यक्ति जो है अब समझिए कि श्वसन में अगर रुकावट आए, श्वसन में अवरोध आए, श्वसन कम लिया जाए तो क्या क्या जो है दिक्कत होगा पेशेंट को। तो सांस लेने में परेशानी, ओके। सीना कड़ा होना, चेस्ट टाइटिंग हो जाता है, जब आप अच्छे से ब्रेथ नहीं कर पाते हैं, श्वास नहीं ले पाते हैं तो सीना चौड़ा हो जाता है, ठीक है। सांस लेने में आवाज़ आता है, जब आप सांस लेते हैं तो भीजिंग साउंड आता है, ठीक है। सांस आपका उथला चलने, तेज चलने लगता है, टेकीपोनिया। धड़कन बढ़ जाता है, टेकीकार्डिया, जब श्वास से कम हो जाएगा तो धड़कन तो बढ़ ही जाएगा। बेचैनी, रेस्टलेस होने लगेगा। सांस बाहर छोड़ने में अधिक समय लगेगा, प्रोलॉन्गेड एक्सपायरेशन, ठीक है। पसीना आना, डाइफोरेसिस, बलगम गाढ़ा आना, ठीक है, गाढ़ा बलगम आना यानी थिक एस्पुटम। तो यह सब हमारे जो है क्या है, लक्षण है। जाहिर सी बात है किसी को अगर श्वसन वाले श्वास नली में प्रॉब्लम हो, श्वसन में रुकावट हो तो जाहिर सी बात है सांस लेने में कठिनाई होगा, सीना में टाइटनेस होगा ही होगा, सांस लेने में घरघराहट की आवाज़ आएगी ही आएगी, सांस तेज चलेगा ही। जब सांस तेज चलेगा, सांस लेने में परेशानी होगी तो धड़कन बढ़ ही जाएगा, तो धड़कन बढ़ जाएगा, बेचैनी होने लगेगा, सांस बाहर जो है छोड़ने में अधिक समय लगेगा, ठीक है। और पसीना, डाइफोरोसिस होने लगेगा और बलगम जो है गाढ़ा आने लगेगा। तो इस प्रकार से यह 9 पॉइंट आपके जो है दिए गए हैं। लक्षण में और सारे लक्षण हो सकते हैं जो आपके माइंड के ऊपर है, आपके दिमाग के ऊपर है। मैंने यहाँ पे 9 पॉइंट बता दिया, आप और इससे रिलेटेड चीज़ें को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, लक्षण कारण आप लोग जान गए। चलिए अब हम इसके निदान देखते हैं, ठीक है। निदान में पहले किसी भी पेशेंट का हिस्ट्री लिया जाता है, तो हिस्ट्री टेकिंग होगा। किसी भी पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन एकदम हो सकता है, शारीरिक परीक्षण भी संभव है यहाँ पे। चेस्ट का एक्सरे संभव है, चूँकि चेस्ट का ही प्रॉब्लम है, चेस्ट के ही सामने। पल्मोनरी पीएफटी, हमारा जो फेफड़ा है कैसा काम कर रहा है, इस पीएफटी के जो द्वारा पता करता है, ठीक है। एबीजी आर्टीरियल ब्लड गैसेज, यह आर्टरी जो होता है वहाँ से ब्लड के थ्रू जो है चेक किया जाता है, तो एबीजी हमारा टेस्ट होता है, ठीक है। ब्रोंकोस्कोपी, ब्रोंकिया को देखने के लिए जो है ब्रोंकोस्कोपी किया जा सकता है, ठीक है। और 7वां है ब्लड टेस्ट किया जाएगा, पता किया जाएगा। त्वचा का हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है, स्किन का हाइपर सेंसिटिविटी भी टेस्ट की जाती है। तो इतना सारा टेस्ट है यानी डायग्नोसिस है, जिसको याद रखना बिल्कुल ही आसान है। अब देखिए मैं यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ आपको। एग्जाम में पूछता क्या है, एग्जाम में मान गए 4-5 बीमारी के नाम दे देगा और कहेगा कि इसका 3-3 डायग्नोसिस बताइए, ठीक है, या 3-3 कारण बताइए, या 3-3 लक्षण बताइए, इस टाइप से भी पूछ देगा। तो मैं किस सभी प्रश्न का डिटेल से पढ़ाता हूं, तो आपको कोई भी पूछ ले, कारण पूछ ले, लक्षण पूछ ले, निदान पूछ ले, जटिलता पूछ ले, आपको लिख कर आ जाना है। ऐसा नहीं कि हाँ अगर छांट के पूछ ले, सिर्फ लक्षण ही पूछ ले 4 बीमारी का, तो कहे कि जा सर तो पढ़ाए नहीं किए हैं, तो ये आपकी गलती है, ठीक है। अब जटिलता यहाँ पे देख लीजिए माय डियर, जटिलता कॉम्प्लिकेशन क्या होता है। तो खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा पेशेंट को, जाहिर सी बातें हैं। जब हम श्वसन सही से नहीं कर पाएंगे तो बॉडी को तो ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं मिलेगा, और जब हम ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो खून में ऑक्सीजन की कमी होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोक्सेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोक्सीमिया कहते हैं। हमें जो है शरीर में बहुत ज़्यादा अम्लता होता है, क्यों, क्योंकि देखते होइएगा जिसका भी अगर अस्थमा का प्रॉब्लम होता है या टीबी का शिकायत होता है तो उसको श्वसन का प्रॉब्लम होने लगता है। अब जब श्वसन का प्रॉब्लम होने लगता है तो देखिएगा उसका बलगम बहुत ज़्यादा बनता है, और वह बलगम जो है ज़्यादा अम्लीय कर देता है, ठीक है। तो अम्लीय एसिडोसिस हो सकता है, अम्लता हो सकता है बॉडी में। रिस्पायरेटरी फेलुअर, मतलब रिस्पायरेटरी फेलुअर कर सकता है आपका। उसके बाद है राइट साइड हार्ट फेलुअर, राइट साइड का हार्ट जो है फेल कर जाएगा। वक्ष में हवा भरना यानी न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, ठीक है ना, फेफड़ा में हवा भर जाना। और लास्ट में मृत्यु भी हो सकता है। तो अस्थमा से पेशेंट का मृत्यु भी हो जाता है, वक्ष में हवा भी भर सकता है, किडनी हार्ट भी फेलुअर कर सकता है राइट साइड का, और रिस्पायरेटरी भी फेल हो सकता है। एसिडोसिस, अम्लता भी बन सकता है बॉडी में, और खून में कमी भी हो सकता है, हाइपोक्सेमिया भी हो सकता है। तो यह सब एक स्टेप आगे का प्रॉब्लम है, मतलब ये सब जटिलता है अस्थमा का, ब्रोंकियल अस्थमा का, ठीक है।
बता दिए। अब उपचार देखिए, ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट, ठीक है, ट्रीटमेंट देख लीजिए। ट्रीटमेंट जो होता है, हम लोग जानते हैं कि अगर संक्रमण के कारण यह प्रॉब्लम है तो सबसे पहले पेशेंट को एंटीबायोटिक देते हैं। क्या देते हैं? एंटीबायोटिक में एमिकासिन, जेंटामाइसिन, ठीक है, बहुत सारे जो है आपके एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती है वो दिया जाता है। फिलहाल एंटीबायोटिक में हम लोग एमिकासिन, जेंटामाइसिन, दो महत्वपूर्ण याद रखिएगा। नेबुलाइजेशन देते हैं, श्वसन में अगर किसी को प्रॉब्लम हो, एसओबी हो, शॉर्ट ब्रेथनेस हो, तो उससे जो है नेबुलाइजेशन देते हैं, उसमें एस्थालिन दवाइयाँ दिया जाता है, ठीक है। नेबुलाइजेशन देने हेतु एस्थालिन का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कर्टिकोस्टेरॉइड दवाइयाँ दिया जाता है, जैसे हाइड्रोकर्टिकोसोन और प्रेडनिसोलोन, ठीक है। यह हमारा स्टेरॉइड दवा होता है। अब आप लोग को पता है कि स्टेरॉइड दवा बहुत चीज़ों में काम आता है, श्वसन में भी मदद करता है, ठीक है, सूजन में भी मदद करता है, ठीक है ना। तो स्टेरॉइड दवा बहुत चीज़ों में काम करता है। तो स्टेरॉइड जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट दवाई होता है, लेकिन ज़्यादा लेना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो कर्टिकोस्टेरॉइड, हाइड्रोकर्टिकोसोन, इसे हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट में हाइड्रो कहते हैं, और प्रेडनिसोलोन को हम लोग प्रेडनी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, यह सब हमारा स्टेरॉइड दवाई होता है, ये भी दे सकते हैं पेशेंट को। चौथा है, देखिएगा, ब्रोंकोडाइलेटर, जैसे एमिनोफाइलिन और थियोफाइलिन, यह दवाइयाँ होती हैं, ठीक है। एमिनोफाइलिन नाम आप लोग सुने होइएगा, एमिनोफाइलिन हो गया, थियोफाइलिन हो गया, यानी फाइलिन करके जो भी दवाई आएगा समझिएगा वह ब्रोंकोडाइलेटर दवा होता है। ब्रोंकोडाइलेटर का मतलब होता है कि वायु मार्ग को फैलाने का काम करता है, वायु मार्ग को साफ करने का काम करता है, जिससे व्यक्ति जो श्वसन मार्ग में अवरुद्ध हो रहा है उसमें श्वास अच्छे से ले पाए, इसीलिए ब्रोंकोडाइलेटर दवा दिया जाता है, ब्रोंकिया को फैलाने के लिए, चौड़ा करने के लिए, ठीक है, जो सिकुड़ा हुआ है उसको फैलाने के लिए। एंटीकोलिनर्जिक दवाइयाँ भी दिए जाते हैं, जैसे इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ठीक है ना, देख लीजिए, इप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड, यह एंटीकोलिनर्जिक दवाइयाँ होती है, ठीक है, याद रखिएगा। एंड छठा है, नम O2 थेरेपी दी जाती है, जैसे कोई पेशेंट का ऑक्सीजन का कष्ट हो, अचानक से दम घुटने लगे तो उसे ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, मीन्स ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन मास्क के प्रयोग करके, ठीक है ना। तो यह हमारा हो गया, चीज़ों को समझ गए, यह हमारा हो गया क्या चीज़, उपचार मतलब मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है। अब अस्थमा वाले पेशेंट को तो सर्जरी होगा नहीं, तो इसलिए इसमें सर्जरी नहीं होगा। तो जैसे ही हमसे उपचार पूछेगा या चिकित्सीय प्रबंध पूछेगा तो उसमें हम जो है यही सब चीज़ को लिखेंगे। संक्रमण के लिए उपचार करेंगे, एस देंगे, ठीक है, नेबुलाइजेशन देंगे, नेबुलाइजर लगाते हैं एस्थालिन दवाई के साथ, स्टेरॉइड में ये दोनों दवाइयाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। ब्रोंकोडाइलेटर दवा दे सकते हैं, ये दवाइयाँ एमोनोफाइलिन, थियोफाइलिन, एंटीकोलिनर्जिक दवाइयाँ देंगे, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ठीक है, एंड ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। तो ये सब उपचार हो गया। अब हमें चिकित्सीय प्रबंध या उपचार देख लिए, तो अब हमें नर्सिंग प्रबंध पूछेगा। तो नर्सिंग प्रबंध जो है आप खुद से भी लिखना है, लेकिन मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप मरीज को आरामदायक शांत वातावरण देंगे, ठीक है, जहाँ पे पेशेंट आराम महसूस कर सके। पेशेंट को हम लोग जानते हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं कि पेशेंट को अगर श्वसन में प्रॉब्लम हो, कार्डियक प्रॉब्लम हो, तो उसे सेमी फाउलर या फाउलर पोजीशन देते हैं, जिससे पेशेंट का जो है आराम महसूस कर सके अपने आप को, ओके। चिकित्सक डॉक्टर के अनुसार स्टीम मतलब भाप देंगे, जैसे सल्बूटामोल के साथ निबुलाइजर करवाते हैं, भाप दिलवाते हैं, ठीक है। रोगी को कृत्रिम ऑक्सीजन जो है प्रदान करते हैं, O2 थेरेपी। रोगी को चिकित्सीय निर्देशानुसार सभी दवाइयाँ समय पर देते हैं। रोगी को ट्रेकियो ब्रोंकियल सक्सिन करते हैं। मान गए रोगी का अगर ब्रोंकियल में कोई श्वसन नली में कोई बलगम वगैरह फंसा हुआ है, जमा हुआ है, तो उसको सक्शन करके जो है उसे चूस करते बाहर निकालते हैं, ठीक है। चेस्ट का फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करवाते हैं, जैसे पोस्चुरल ड्रेनेज द्वारा श्वसन मार्ग में जमा शराबों को हटाने के लिए। ड्रेनेज क्या करता है कि शरीर से अलग अलग पोजीशन प्रदान करके शरीर के अंदर से जो भी तरल है उसको बाहर निकालता है, ठीक है ना। आठवां है, रोगी को कफिंग तथा डीपिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए प्रेरित किया जाता है। रोगी को क्या किया जाता है, कफिंग तथा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए प्रेरित किया जाता है, ये सब याद रखिएगा। नौवां है, रोगी को बार बार बिस्तर पर स्थिति बदला जाता है। रोगी को मनोवैज्ञानिक सहारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। अस्थमा के अटैक के दौरान रोगी को अकेला नहीं छोड़िए, क्योंकि अस्थमा अटैक भी आ जाता है। अटैक मतलब अचानक से व्यक्ति पर यह घात करता है। अस्थमा जैसे देखते होइएगा, अचानक से व्यक्ति का जो है दम घुटने लगता है, तो वह जो है अस्थमेटिक अटैक ही होता है, तो वहाँ पे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है।
ऐसे पदार्थ जो रोगी को एलर्जी हो जिस पदार्थ से, उससे जो है व्यक्ति को दूर रखना चाहिए। रोगी को धूम्रपान तथा शराब के सेवन से दूर करने की सलाह देनी चाहिए। एंड लास्ट है हमारा यहाँ पे, रोगी को पर्याप्त व्यक्तिगत स्वच्छता प्रदान करने की सलाह देनी चाहिए। तो माय डियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 पॉइंट मैंने आपको नर्सिंग प्रबंध बताया, बट मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ऐसे मैं कह रहा हूँ लेकिन एक बार बता भी दूंगा कि कैसे हमको पॉइंट का सिलेक्शन करना है और कैसे किन किन चीज़ों को लिखना है। आप अच्छे स्टूडेंट तब कहेंगे, आप कॉपी में जब शामिल करेंगे नर्सिंग प्रबंध में। मैं बार बार कहता हूँ 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, ठीक है, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, कम से कम 4 से 5 पॉइंट आप सेलेक्ट कीजिए कि जिस बीमारी के लिए हम नर्सिंग प्रबंध लिखने जा रहे हैं, इनमें क्या क्या मेन चीज़ें जो है हम प्रबंध कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का। तो वो चीज़ों का आप जो है मतलब वो प्रॉब्लम का जो है आप प्रबंध करेंगे, तो पहले प्रॉब्लम चुनेंगे तब ना उसका प्रबंध कर पाएंगे। तो पहले आप प्रॉब्लम को चुन लीजिए, 4-5 पॉइंट प्रॉब्लम का बना लीजिए। जैसे यहाँ पे मान गए दम्मा है, तो दम्मा में हम लोग देखे हैं क्या होगा कि सबसे पहले जो है पेशेंट का श्वसन मार्ग को प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले श्वसन मार्ग को साफ करेंगे। पहला पॉइंट श्वसन मार्ग का प्रबंध, ठीक है। अब श्वसन मार्ग के प्रबंध में आप क्या क्या करेंगे जिससे श्वसन मार्ग क्लीन होगा, फ्रेश होगा, जिससे पेशेंट आराम से वायु ले पाएगा, ठीक है ना, ये हो गया। दूसरा चीज़ें है पेशेंट को जो है आरामदायक आराम प्रदान करना। चूँकि पेशेंट इसमें बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील करता है, इसलिए आराम के प्रबंध करना पड़ेगा। तो आराम के प्रबंध में क्या क्या चीज़ें करेंगे वो आपको इसके अंदर लिखना पड़ेगा। उसी प्रकार से अस्थमा वाले पेशेंट का पोषण से संबंधित चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे चीज़ जो होते हैं, ठंडा सामान वगैरह अगर कोई खाता है तो उसको और ज़्यादा जो है बलगम का निर्माण होगा और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो पोषण से संबंधित प्रबंध करेंगे, ठीक है। एंड चौथा पॉइंट है कि पेशेंट को जो है क्या करेंगे श्वसन कष्ट का प्रबंध करेंगे, ठीक है। सांस लेने में कठिनाइयों का प्रबंध करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, ब्रोंकोडाइलेटर दवाइयाँ देते हैं, ठीक है ना, जिससे श्वसन लेना आसान होता है, श्वसन कठिनाई कम होता है, ठीक है। तो ये श्वसन कष्ट का प्रबंध करेंगे। एंड पाँचवा है कि अस्थमा वाले रोगियों को शिक्षा देंगे। शिक्षा में क्या देंगे कि जो है धूम्रपान ना करे, ठीक है, गंदी वायु में, गंदे वातावरण में ना रहे, ठीक है, व्यावसायिक कामों से दूर हटे, ठीक है ना। तो ये सब जो है शिक्षा देंगे। तो यह सब प्रमुख मैंने पॉइंट चुन लिया और उसमें क्या क्या चीज़ें लिखेंगे जिससे ये चीज़ें का दूर किया जा सके, वही जो है अच्छा नर्सिंग प्रबंध हो जाता है। अब बाकी ऐसे तो मैं 14 पॉइंट बता दिया हूँ, जिनको अगर बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, तो ये 14 पॉइंट को डायरेक्ट याद रखिए, टोटल 1 से लेकर 14 तक लिख दीजिएगा, नर्सिंग प्रबंध में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे।